Hello friends, my name is Hitendra Chaudhary and I welcome to all of you to Utilitarian IAS। दोस्तों, आज हम करने वाली है बिल्कुल ही नया टॉपिक जो हमने अब तक क्लास में पहले नहीं किया है, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम इस क्लास का स्कोप देख लेते हैं कि इस वीडियो में जो है आने वाले टाइम में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बायो जियो केमिकल साइकिल्स। बायो जियो केमिकल साइकिल्स, मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दूंगा कि बायो जियो केमिकल साइकिल्स क्या होता है, क्या यूज़ होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ बायो जियो केमिकल साइकिल्स। सो देयर आर टू टाइप्स, सेडिमेंट्री एंड द गैसियस साइकिल्स, ठीक है। सेडिमेंट्री साइकिल क्या होते हैं, गैसियस साइकिल क्या होते हैं, इसको बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद सेडिमेंट्री साइकिल में जो है वी आर गोइंग टू डू सल्फर साइकिल एंड द फॉस्फोरस साइकिल। गैसियस साइकिल में हम लोग करने वाले हैं कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। देखिए, जैसा कि इसके नाम से पता चलता, चलिए स्टार्ट करते हैं। बायो जियो केमिकल एंड साइकिल, हर टर्म जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो 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 का मतलब है इट इज रिलेटेड टू लाइफ, इट इज रिलेटेड टू लाइफ, राइट। जियो, जियो का मतलब होता है अर्थ, जियो मीन्स अर्थ। और केमिकल मतलब केमिकल्स होते हैं हमारे, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। साइकिल, साइकिल का मतलब है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसमिशन ऑफ दीज केमिकल्स, ठीक है। सो उसको मिला के बनता है बायो जियो केमिकल साइकिल्स। देखिए, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं इंक्लूडिंग अस, हमारी बॉडी में कुछ जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो क्या न्यूट्रिएंट्स हमेशा हमारी बॉडी में रहेंगे? नो। व्हेन वी डाई, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे मॉलिक्यूल्स में होते हैं, हमारे सेल्स में होते हैं, हमारी मसल्स में होते हैं, हमारी फैट में होते हैं, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे मरने के बाद दे विल गेट ट्रांसफर्ड, वो सोइल में चले जाते हैं या एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। वहाँ से वो दोबारा से उनको दूसरे ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। जब दूसरे ऑर्गेनिज्म उनको यूज़ करते हैं तो वो फिर से हमारी फूड चेन का पार्ट बन जाते हैं। तो जितने भी हमारी बॉडी के अंदर, हमारे मॉलिक्यूल्स में, हमारे सेल्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, दे आर नेवर कंप्लीटली फिनिश्ड, दे विल स्टे देयर जब तक मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मैं जो डेली एक्टिविटी करता हूँ उसमें कुछ कंज्यूम हो जाते हैं, मेरे मरने के बाद जो है वो दोबारा से सोइल में चले जाएंगे। तो ये जितने भी हमारा, एक्चुअली हमारा जो पूरा अर्थ है ना, ये एक तरह से ना क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट है। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं, चाहे वो गैसियस हो, चाहे वो सेडिमेंट्री हो, वो कभी भी अर्थ को छोड़ के स्पेस में नहीं जाएंगे, राइट। लेकिन वो एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन के बीच में, एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में जो है थ्रू फूड चेन वो ट्रेवल करते रहते हैं, ठीक है। वे ऑटोट्रोफ में होते हैं, ऑटोट्रोफ से हेटरोट्रोफ में आते हैं, उसके बाद जो है वो डीकम्पोज हो जाते हैं, फिर वो साइकिल पूरे का पूरा चलता रहता है। जैसे एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था, हम लोगों ने ऑलरेडी पिरामिड्स को कर लिया है। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द फूड चेन, फूड वेब, वी हैव ऑल्सो सीन द ट्रॉफिक लेवल ऑल्सो, राइट। तो दोज थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। लेकिन वो जो फूड चेन के थ्रू जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं उनमें एनर्जी के अलावा और क्या ट्रांसफर हो रहा है? एनर्जी के अलावा जो है न्यूट्रिएंट्स भी ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स भी ट्रांसफर हो रहे हैं। वो न्यूट्रिएंट्स माइक्रो भी हो सकते हैं और मैक्रो भी हो सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि ये जो केमिकल्स होते हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, और वो कैसे हमारी फूड चेन में एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम के बीच में ट्रेवल करते हैं, हाउ दे मेक अ साइकिल, ठीक है। दैट इज द बायो जियो केमिकल साइकिल। तो बायो जियो केमिकल साइकिल इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स between biotic and abiotic factors. So when we study about the ecosystem or ecology, what is that? That is nothing but the interaction between biotic and abiotic components, biotic and abiotic components. तो जो कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं इनऑर्गेनिक होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, वो जो है इनडायरेक्टली हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अगर नहीं होता तो हम लोग है जिंदा नहीं रह सकते थे। कैसे? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए, आरएनए, हमारे जो सेल्स होते हैं,
ठीक है, हमारे जो सेल्स होते हैं, हमारा जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, नाइट्रोजन उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो बॉडी में एमिनो एसिड्स होते हैं, जो बॉडी में प्रोटीन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन उसका बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। और हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 78% देयर इज नाइट्रोजन, बट वी कैन नॉट यूज दैट नाइट्रोजन डायरेक्टली, तो हम उसको इनडायरेक्टली यूज करते हैं। दैट इज ऑल्सो न्यूट्रिएंट, दैट इज ऑल्सो न्यूट्रिएंट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट इन आवर इकोसिस्टम, इन आवर एटमॉस्फेयर, इन आवर एनवायरमेंट दैट वी नीड। सो उसके लिए हमें क्या चाहिए? देयर शुड बी इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। जैसे व्हेन आई कंज्यूम फूड, सो दैट इज ऑल्सो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। सो वो उसके थ्रू हम लोग उसको करते हैं। तो आपका एक तो ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये बायोटिक और एबायोटिक दोनों के बीच में ट्रांसफर होते हैं, इसमें दोनों कंपोनेंट को हम लोग इंक्लूड करते हैं। कई बार वो एग्जाम में इस तरह की स्टेटमेंट दे सकता है कि दैट बायोजियोकेमिकल साइकिल रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओनली बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स। नो, दैट स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग। अगर वो बोलता है ओनली बिटवीन एबायोटिक कंपोनेंट, दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस के बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट की वो बात करता है, बिकॉज जब दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा तभी हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, तभी एनर्जी का ट्रांसफर होगा, तभी न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर होगा, तभी हमारी बॉडी जो है वो अपना मेटाबॉलिज्म जो है मेंटेन कर पाएगी, तभी हम लोग काम कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ और आपको समझनी है, जो पहले भी कई क्लासेस में रिपीट कर चुका हूं, कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये जो एनर्जी होती है, दिस इज नेवर डिस्ट्रॉयड, or you can say it will never leave the earth. Energy can never be destroyed, right? It can never be created. It can only transfer from one point to the another point, from one form to the another form. Same happens with the nutrients also. तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे जो सेल्स होते हैं, इनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो इनके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं जिनके ये बने होते हैं, दे विल नेवर बी डिस्ट्रॉयड। वो सिर्फ ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। जैसे मेरे मरने के बाद हमारा डीकम्पोजिशन होगा, वो सोइल में चले जाएंगे, सोइल से उनको प्लांट्स जो है वो दोबारा से ऑब्जर्व कर लेंगे, प्लांट के थ्रू जो दोबारा से फूड चेन में एंटर हो जाते हैं। तो ये सर्कल पूरे का पूरा चलता रहता है, ठीक है। चलिए, तो जो हमारा बायोजियोकेमिकल साइकिल होता है, इसको मैं बेसिकली जो है दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ द एलिमेंट्स। एक होते हैं मैक्रो एलिमेंट्स, मैक्रो एलिमेंट्स जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस and sulfur. These are 6 most common important elements of our organic body. हमारी बॉडी के अंदर ये 6 ऐसे एलिमेंट हैं जो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, और लार्ज पार्ट हमारे बॉडी का इन जो है 6 एलिमेंट को मिला के ही बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा देयर आर सम माइक्रो एलिमेंट्स ऑल्सो, जिनकी हमें ज़रूरत तो है लेकिन उतनी नहीं है जितनी मैक्रो एलिमेंट्स की है, जैसे बोरोन, कॉपर, ठीक है। तो ये हैं हमारे माइक्रो एलिमेंट्स, और ये ऊपर वाले 6 हैं हमारे मैक्रो कंपोनेंट्स, ठीक है। आज वाली क्लास में आई विल बी फोकसिंग ऑन कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ये 4 साइकिल की मैं बात करूंगा, विच आर आवर मेजर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है वो, दे कैन बी प्रिजर्व फॉर बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग ड्यूरेशंस इन द एटमॉस्फेयर। कुछ एलिमेंट्स, कुछ कंपोनेंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होंगे जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारी सोइल के अंदर, लैंड के अंदर, वाटर के अंदर काफ़ी दिनों तक जो है सस्टेन कर सकते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। वो वहीं पे जाके बैरिड हो जाते हैं, रॉक्स के अंदर जो है बैरिड हो जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जाके स्टोर हो जाते हैं, हमारे प्लांट्स के अंदर स्टोर हो सकते हैं, तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। जैसे कोल है, कोल, ठीक है, कोल। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे, कुछ एलिमेंट्स जो है हमारे कोल के अंदर जाके वो बरीड हो गए, दे विल स्टे देयर फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो एटमॉस्फेयर में होते हैं, उनका सर्कुलेशन जो है बड़ा जल्दी जल्दी होता है, ठीक है। चलिए, तो कितने टाइप के होते हैं हमारे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स? एक होता है सेडिमेंट्री, एक होता है गैसियस। सेडिमेंट्री और गैसियस। देखिए, गैस से तो सीधा सा मतलब है एटमॉस्फेयर की हम लोग बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। और सेडिमेंट्री साइकिल का मतलब है जिसमें वी टॉक अबाउट रॉक्स, वी टॉक अबाउट लैंड्स, वी टॉक अबाउट लैंड्स। गैस में जैसे हमारी गैसेस होगी, जैसे कार्बन होगी, नाइट्रोजन होगी, दे आर बेसिकली आवर गैसियस
बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। दूसरे होते हैं हमारे सल्फर होते हैं, फॉस्फोरस होते हैं, दे आर आवर सेडिमेंट्री, मतलब इनकी जो मेजरली जो स्टोरेज होती है और जो इनका सर्कुलेशन होता है वो होता है हमारी लैंड में, हमारी सोइल में, हमारी रॉक्स में। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड सेडिमेंट्री बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो दो टाइप के होते हैं, सेडिमेंट्री एंड द गैसियस। ठीक है, देखिए इस नीचे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, सेडिमेंट्री साइकिल्स आर रिगार्डेड एज द इम्परफेक्ट साइकिल्स। इम्परफेक्ट साइकिल, देखिए परफेक्ट साइकिल वो होता है जहां पे इनकमिंग और आउटगोइंग जो है वो इक्वल होती है, वो बैलेंस्ड होते हैं, वो बैलेंस्ड होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो सेडिमेंट्री साइकिल होते हैं दे आर इम्परफेक्ट, यानी कि वो उनमें इनकमिंग और आउटगोइंग जो है वो परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है। जैसे सल्फर की अगर हम लोग बात करें, सपोज हमारे सोइल के अंदर, हमारे लैंड में के अंदर जो है, हमारी वाटर बॉडी के अंदर जो है, सपोज करो जो है वो 100 यूनिट जो है वो स्टोर है, 100 यूनिट स्टोर है, राइट। अब हो सकता है कि इस 100 यूनिट में से हम लोग सर्कुलेशन में सिर्फ 90 यूनिट सिर्फ जो है, हो सकता है कि सर्कुलेशन में साइकिल के थ्रू सिर्फ 10 यूनिट ही सर्कुलेट हो रही हूं, ऐसा पॉसिबल है, और 90 यूनिट जो है वो स्टोर हों। दिस इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी। तो सिर्फ 10 यूनिट ही सर्कल में है, 90 यूनिट जो है वो ऑलरेडी स्टोर्ड है कहीं ना कहीं वाटर बॉडी में, हमारी रॉक्स वगैरह के अंदर। ठीक है, तो देखो यहां पे इट इज नॉट बैलेंस, इट इज इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट। लेकिन जो गैसियस होता है वो परफेक्ट होता है हमारा। ठीक है, जितना कार्बन हम लोग रिलीज करते हैं उतना ही हम लोग यूज करते हैं, जितना नाइट्रोजन हम जो इकोसिस्टम में यूज करते हैं उतना ही हम रिलीज करते हैं। तो गैसियस साइकिल जो है वो हमारे परफेक्ट साइकिल होते हैं, परफेक्ट साइकिल होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग करेंगे सल्फर साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि सल्फर साइकिल इज सेडिमेंट्री साइकिल, यानी कि ये इसका सर्कुलेशन कहाँ होता है बेसिकली हमारा, यानी कि ज्यादा जो स्टोरेज होती है वो सल्फर की, वो हमारी लैंड में ही होती है, हमारी रॉक्स के अंदर होती है। तो कहाँ पे होती है इसकी स्टोरेज, इसका सोर्स क्या होता है सल्फर का, वो देख लेते हैं आप लोग। मैक्सिमम यानी कि मोर देन 90% जो स्टोरेज होती है सल्फर की वो होती है हमारी रॉक्स के अंदर, हमारी रॉक्स के अंदर होती है। ठीक है, जैसे कोल, कोल भी तो एक रॉक है ना, कोल इज ऑल्सो अ रॉक। तो जैसे तो यहां पे जो है सल्फर स्टोर रहता है कोल के अंदर। जब हम कोल को बर्न करते हैं तो वो सल्फर जो है वो एटमॉस्फेयर में जो है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो कोल इज ऑल्सो, ये एक तरह का ऑर्गेनिक सोर्स है, आप इसे ऑर्गेनिक सोर्स का नाम दे सकते हो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ सल्फर, तो यू कैन इजिली गिव एन एग्जांपल ऑफ कोल। ठीक है, पेट्रोलियम भी बोल सकते हो, पेट्रोलियम भी बोल सकते हो, क्रूड ऑयल बोल सकते हो। ठीक है, क्रूड ऑयल बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे पाइराइट, पाइराइट, पाइराइट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ सल्फर। पाइराइट जो है ये एक तरह की रॉक होती है जो हमारी जो लैंड में जो है, हमारे क्रस्ट में जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में पाई जाती है पाइराइट। ठीक है, पाइराइट जो है वो कुछ ना गोल्ड कलर की होती है, थोड़ी येलो कलर की रॉक होती है, इसलिए इसे जो है कई बार फूल्स गोल्ड भी बोला जाता है। फूल्स गोल्ड के यानी कि जिन लोगों को पहचान नहीं है वो लोग इसको जो है गोल्ड समझ सकते हैं। कहते हैं ना कि हीरे की पहचान तो जौहरी को ही होती है। तो अगर आप जौहरी हो देन यू कैन ईजिली फाइंड आउट कि ये तो गोल्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप फूल हो, इफ़ यू आर फूल, यू कैन ईजिली से कि अच्छा ये तो गोल्ड के जैसा ही लग रहा है, दिस इज गोल्ड, बिकॉज आपको पहचान नहीं है। और ये बात भी है कि जहाँ पे गोल्ड मिलता है वहाँ पे आपको पायराइट रॉक्स भी मिलती हैं, पायराइट रॉक्स भी मिलती हैं। ठीक है, जिप्सम के अंदर भी जो है सल्फर पाया जाता है, जिप्सम। ठीक है, जिप्सम हम एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं, फर्टिलाइजर, जिप्सम हम जो है एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी जो है सल्फर पाया जाता है। तो ज़्यादातर जो हमारा सल्फर है वो आपका रॉक्स के अंदर पाया जाता है, और जो ओशंस के अंदर भी जो है वो बैरिड होता है। ओशंस के अंदर जो सेडिमेंट्स होते हैं वो ओशन के बॉटम पे जाके जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी सल्फर जो है वो स्टोर्ड रहता है।
तो मोर देन 90% सोर्स जो है सल्फर के यही हैं। रॉक्स होगी हमारी जैसे पायराइट, जिप्सम, कोल एटसेट्रा, और जो है ओशियन वाटर के अंदर जो है वो सेडिमेंट्स में जाके बेरिड हो जाता है। जो मिनिमम जो सोर्स है, मतलब जो कम वाला सोर्स है, जो 10% आपका बचता है सल्फर का सोर्स, वो मिलता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर सल्फर मिलती है। सल्फर भैया, सल्फर जब हम माचिस जलाते हैं ना मैच बॉक्स में, तो वो थोड़ा सा ऐसे पॉइजनेंट करके जो वो थोड़ा सा स्मेल आता है आपको, एकदम काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है ना, वो सल्फर की स्मेल होती है। सल्फर की स्मेल होती है और ये टॉक्सिक भी होती है। दिस इज़ वेरी टॉक्सिक, पॉइजनस होती है, तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। है, माचिस वगैरह जलाते हैं, कहीं पे ज़्यादा आग लग रही होती है, जैसे अब जब दिवाली पे पटाखे वगैरह जलाते हो, दिवाली पे बॉम्ब वगैरह फोड़ते हो, तो वो जो एक अजीब सी स्मेल आती है ना जलने की, वो सल्फर की स्मेल होती है। सल्फर की स्मेल होती है। ठीक है, चलिए, तो नेचर में कहाँ कहाँ से रिलीज होता है? वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन इज अ वेरी लार्ज और वेरी ह्यूज सोर्स ऑफ सल्फर। वेरी ह्यूज सोर्स ऑफ सल्फर। तो जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस होती है वहाँ पे काफ़ी स्मेल होती है सल्फर की। उसके अलावा बैक्टीरियल प्रोसेस, जब हमारे ऑर्गेनिक जो मैटर है वो डिके होता है, उसका डीकम्पोजिशन होता है, तो कुछ बैक्टीरिया जो इसको डीकम्पोज करते हैं वो सल्फर जो है रिलीज करते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन फ्रॉम वाटर, तो जो सल्फर हमारी वाटर के अंदर डिजोल्व होती है, जब उसका इवेपोरेशन होता है वाटर का, तो सल्फर भी जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाती है। ठीक है, नेचुरल। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे मैन मेड लिख लेना, मैन मेड। ठीक है, नेचुरल नहीं है ये मैन मेड है, प्लीज मेक दिस करेक्शन, दिस इज मैन मेड, राइट। तो मैन मेड में इंडस्ट्री के थ्रू कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जो हम लोग ट्रैफिक वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्रैफिक में हम लोग डीजल पेट्रोल का यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ सल्फर। ठीक है, उसमें से भी सल्फर जो है रिलीज होती है। अब ये सर्कुलेट कैसे करता है? बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी द साइकिल, बायो जियो केमिकल साइकिल। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन से केमिकल, कौन से न्यूट्रिएंट, कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग? वी आर टॉकिंग अबाउट द सल्फर। अभी हम इसका साइकिल देखते हैं कि जहाँ से ये ओरिजिन हुआ था ये वहाँ पे वापस कैसे पहुँचता है, तभी तो साइकिल कंप्लीट होगा ना। मुझे दिल्ली जाना है जैसे करनाल से, तो पहले मैं करनाल से चलूँगा दिल्ली, दिल्ली से वापस करनाल आऊँगा, तो दैट्स अ कंप्लीट साइकिल। तो ऐसे ही हमें सल्फर के साइकिल के बारे में पता करना है कि सल्फर जो हमारी रॉक्स में मिलता है, जो सेडिमेंट्री जो ओशन बॉटम होते हैं वहाँ पे मिलता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो इन सारे सोर्सेज से जो सल्फर जब रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, वो कहाँ कहाँ ट्रैवल करता है, कैसे कैसे ट्रैवल करता है, और वो वापस कहाँ वहाँ कैसे पहुँचता है, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द दिस बायोजियोकेमिकल साइकिल ऑफ द सल्फर। ठीक है, तो एक चीज तो आपको पहले से ही पता है कि सेडिमेंट्री साइकिल होता है, यानी कि सल्फर हमारा रॉक्स के अंदर जो है वो स्टोर्ड होता है ना, रॉक्स के अंदर, हमारी क्रस्ट के अंदर, हमारी सोइल के अंदर जो है वो स्टोर होता है। तो वहां से जब वो स्टोर होता है तो वो वहां से आगे कैसे ट्रेवल करेगा? डेफिनेटली वेदरिंग के थ्रू ट्रेवल करेगा, इरोजन के थ्रू ट्रेवल करेगा। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग इज नथिंग बट द डिकेइंग और डीकम्पोजिशन ऑफ अ रॉक ऑन द स्पॉट। जब ऑन द स्पॉट जो है किसी रॉक की को ब्रेकडाउन होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग वेदरिंग। एक बार जब वो रॉक थोड़ा सा डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है, उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है, उसके बाद जो वाटर होता है, जो विंड होती है, हमारे जो ग्लेशियर्स होते हैं, वो इसको इरोड करके दूसरी जगह पे ले जाते हैं। ठीक है, वेदरिंग एक अलग से टॉपिक रहेगा आपका जियोग्राफी में, जिसे मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, राइट। अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि वेदरिंग का मतलब क्या होता है। वेदरिंग का मतलब होता है वीकनिंग ऑफ द रॉक, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक। ठीक है, ऑन द स्पॉट। तो एक रॉक, जैसे वो एक रॉक यहां पे है, तो पहले इसका जो है थोड़ा सा ये ब्रेक होगी, वीक हो जाएगी,
राइट, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल फैक्टर्स, मैकेनिकल फैक्टर्स, इसमें कई सारे फैक्टर होते हैं। तो एक बार जब ये रॉक होती है, इसकी आउटर लेयर वीक हो जाती है, और जब यहाँ पे पानी चलेगा कोई रिवर के थ्रू, या रेन वाटर जो आएगा, या विंड जो यहाँ पे होती है, या फिर ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं, ये जो मटेरियल जो यहाँ से ब्रेक डाउन हो चुका होता है ना, वो इसको इरोड करके ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह पे ले जाता है, राइट। तो वो रॉक्स जिनके अंदर जो है, ऐसी रॉक्स जिनके अंदर जो है सल्फर होता है, तो इनकी हो जाती है वेदरिंग। अब ये वेदरिंग में जो है, जो वाटर बॉडी होती है, जो विंड होता है, उसको दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट कर देता है। तो हमारा जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, जैसे कोई लेक हो गया, कोई रिवर हो गया, या ओशन हो गया, तो जो रॉक्स के थ्रू वो सल्फर गया था ट्रांसपोर्ट होके, वो वहां पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, या किसी दूसरे लैंड फॉर्म में जाके डिपॉजिट हो जाएगा, है ना। यहां से जाके कहीं और डिपॉजिट हो जाएगा, रिवर उसको कहीं और जाके डिपॉजिट कर देगी, विंड उसको कहीं और जाके डिपॉजिट कर देगी। तो जब रॉक्स की वेदरिंग होती है, तो वो हमारे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम में ऐड हो जाता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम का मतलब होता है जो वाटर इकोसिस्टम होता है, जैसे हमारे ओशियंस हो गए, रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई, ठीक है, दे आर आवर एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेरियम होता है ना, एक्वेरियम कई लोग घरों में भी रखते हैं, एक्वेरियम, ऑफिस वगैरह में एक्वेरियम रखते हैं। तो एक्वा है ना, एक्वा गार्ड है ना, एक्वा गार्ड, वो जो वाटर फर्टिलाइज प्योरीफायर होता है, एक्वा गार्ड है ना। एक्वामैन, देयर इज अ मूवी कॉल्ड एक्वामैन इन हॉलीवुड, तो वो ही इज अ गॉड ऑफ वाटर, ठीक है। तो एक्वा मीन्स वाटर। तो हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, टेरिटरी मतलब लैंड, राइट। तो ये टेरिटरी वर्ड से ही निकला है टेरेस्ट्रियल, ठीक है। तो जब वेदरिंग होती है रॉक्स की, तो वो हमारे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम में वो ऐड हो जाता है। दूसरा, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वही आपको बताया था, जब ऑर्गेनिक मैटर का जब डीके होता है, उसका डीकम्पोजिशन होता है, कुछ बैक्टीरिया, फंगी वगैरह, वो लोग भी जो है सल्फर को रिलीज करते हैं। तो वहाँ से भी जब सल्फर रिलीज होता है, तो वो भी हमारे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम का पार्ट बन जाता है, उसका पार्ट बन जाता है, ठीक है। चलिए, और अब ये तो यहां तक समझ में आ गया। सेकंड, वोल्केनिक इरप्शन, हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। वोल्केनिक इरप्शन होगा तब भी ऐड होगा कहाँ, एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड हो जाएगा, यहां से जाके एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाएगा। कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जब हम लोग ट्रैफिक वगैरह में हम डीजल पेट्रोल का जब यूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू भी वो हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड होता रहता है। अब वो एटमॉस्फेयर से कहाँ जाता है, दैट इज द थिंग। एटमॉस्फेयर से जो है सल्फर कहाँ जाता है, देखिए सल्फर होता है एस, है ना, सल्फर, ये इसका फॉर्मूला होता है, मतलब इसका जो सिंबल होता है एस। और हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हाइड्रोजन भी होती है ना, एटमॉस्फेयर के अंदर हाइड्रोजन भी होती है। तो ये जो वोल्केनिक इरप्शन या फॉसिल फ्यूल की कंबशन की वजह से जो सल्फर एटमॉस्फेयर में ऐड हुआ था, ऑलरेडी जो एटमॉस्फेयर के अंदर हाइड्रोजन होती है, ये उसके साथ रिएक्ट करता है। और रिएक्ट करने से क्या बनाता है, रिएक्ट करने से बनाता है ये H2S, H2S, जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S बनाता है, ठीक है। तो एक तो ये सल्फर और हाइड्रोजन की वजह से बन गया। दूसरा H2S कहां से मिलता है, ये जो आपको कंबस्शन होता है ना ऑर्गेनिक मैटर का, देखो यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इसकी वजह से भी जो है H2S बनता है। तो ये डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्लस रिएक्शन बिटवीन सल्फर एंड एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन, इन दोनों की वजह से बनता है क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। अब H2S का फर्दर जो है वो ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन भी है। तो हमारा जो ये H2S होता है, H2S, इसके साथ जो है ऑक्सीजन रिएक्ट करती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। जब ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करती है तो ये बनाता है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये S जो है यहाँ और ये O2 यहाँ, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो है वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, दिस इज सोल्यूबल इन वाटर। कौन से वाटर में भैया, एटमॉस्फेयर में वाटर कहाँ से आ गया, रेन वाटर, राइट। रेन वाटर, जब रेन वाटर होता है तो हमारी एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है, जो रेन होती है, तो उसके अंदर ये डिजोल्व हो जाता है। तो जब SO2 जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड।
जब SO2 जो हमने अभी बनाया था, जब ये वाटर के साथ ऐड होगा H2O के साथ, तो ये बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और ये किसके थ्रू आ रहा है? रेन के थ्रू आ रहा है ना, रेन वाटर के थ्रू आ रहा है। रेन वाटर, देखो लिखा है यहाँ पे रेन वाटर, तो ये बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो जहां जहां पे ये रेन वाटर गिरेगा, जहां जहां पे ये रेन होगी, तो ये कोई नॉर्मल रेन नहीं होगी। दिस इज नॉट अ रेन विच हैज प्योर वाटर, दिस इज अ रेन विच इज कैरिंग एसिडिक वाटर। एसिडिक वाटर, एंड दिस एसिडिक वाटर इज very much detrimental for our buildings and for our ecosystem also. ये हमारी वाटर बॉडी के अंदर जाके ऐड हो जाएगा तो उसको भी एसिडिक कर देगा, हमारी सोइल के अंदर जाके ऐड होगा तो हमारी सोइल को भी एसिडिक कर देगा, राइट। तो इट विल इंक्रीज द एसिडिसिटी ऑफ द सोइल एंड द वाटर बॉडीज। बिल्डिंग, स्पेशली वो बिल्डिंग जैसे जो मार्बल बिल्डिंग होती है ना, मार्बल की जो बनी होती है। मार्बल क्या होता है? मार्बल जो है लाइमस्टोन का बना होता है। लाइमस्टोन यानी कि जो लाइमस्टोन होता है वो हमारी सेडिमेंट्री रॉक होती है। जब हमारी लाइमस्टोन जो है मोर्फोज हो जाती है तो मार्बल क्या है? मार्बल जो है एक मेटामॉर्फिक रॉक होती है जो लाइमस्टोन से ही बनी होती है। तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या होता है? ये थोड़ा वीक हो जाता है और इस पर रस्टिंग वगैरह हो जाती है, ठीक है। इसका कलर भी चेंज हो जाता है, कलर भी चेंज हो जाता है। तो आपको ये पता है कि जो हमारा ताजमहल है वो मार्बल का बना हुआ है, यानी वाइट मार्बल। तो जब एसिडिक रेन होती है जिसके अंदर SO2 होता है, तो वो मार्बल जो है उसकी वाइटनेस जो है वो थोड़ी सी कम हो रही है और ये वीक भी हो रहा है बिकॉज वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। एसिड के साथ रिएक्ट करता है। और सल्फर कहाँ कहाँ होता है? अभी हमने सोर्स में देखा था, कोल के अंदर सल्फर होता है, कोल के अंदर सल्फर होता है। तो जब हम जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पे हम कोल को बर्न करते हैं फॉर द हीट, तो थर्मल पावर प्लांट से जो है काफ़ी सल्फर जो है वो रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। बाद में वही रेनफॉल के थ्रू जो आके हमारे ताजमहल को जो है वो नुकसान पहुंचाता है। दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट हैज़ बैंड थर्मल पावर प्लांट्स नियर टू द ताजमहल। तो वहाँ के जो है 50 किलोमीटर के दायरे में आप जो है कोल थर्मल पावर प्लांट नहीं लगा सकते, ठीक है। हालांकि ट्रैफिक की वजह से वो सब नुकसान हो रहा है उसको। जितना वाइट जो है ताजमहल आज से 200 ईयर्स पहले या 300 ईयर्स पहले हुआ करता था, डेफिनेटली आज उतना नहीं है, उसकी जो शाइन है वो थोड़ी सी कम हो गई है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, ठीक है। तो रेन वाटर जब होगा, एसिडिक जब वाटर रेन के थ्रू SO2 जो है वो एटमॉस्फेयर से दोबारा अर्थ के अंदर आ जाएगा। अर्थ के अंदर मतलब हमारी सोइल के अंदर भी जा सकता है, हमारी वाटर बॉडी के अंदर भी जा सकता है, ठीक है। तो जब ये हमारी सोइल में जाएगा या हमारी वाटर बॉडी में जाएगा तो वहां से क्या होगा? प्लांट्स जो है इसको दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जब प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे तो डेफिनेटली जो है फिर हमारी फूड चेन में एंटर करेगा। तो प्लांट्स को कंज्यूम करेंगे हर्बीवोर्स, उनको कंज्यूम करेंगे कार्निवोर्स, तो ये पूरे का पूरा साइकिल चलता रहेगा। दैट इज हाउ दिस सल्फर साइकिल इज कंप्लीटेड। दिस सर्कल साइकिल इज कंप्लीटेड, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको सोर्स का पता होना चाहिए, कौन कौन से सोर्स हैं, ठीक है। एक नेचुरल सोर्स है, एक जो है मैन मेड सोर्स है, ठीक है। नेचुरल सोर्स में आप क्या बोल सकते हो? नेचुरल सोर्स में जैसे वोल्केनिक इरप्शन हुआ, मैन मेड में जैसे कोल बर्निंग किया हम लोगों ने, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की, ठीक है। और मेजरली जो हमारा सल्फर होता है वो हमारा सेडिमेंट्री, जो मतलब हमारे सेडिमेंट्स के अंदर ही होता है, हमारी सोइल में होता है, क्रस्ट में होता है, रॉक्स में होता है, ठीक है। और जब ऑर्गेनिक जो एलिमेंट होते हैं, जब उनका डीके होता है, जब उनका डीकम्पोजिशन होता है, उस तब भी सल्फर जो है वो रिलीज होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो वो तो हो गए हमारे सोर्स। अब जब ये सल्फर जो है एटमॉस्फेयर के अंदर जाता है, एटमॉस्फेयर के अंदर देयर इज ऑलरेडी हाइड्रोजन, इट रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन एट इट जनरेट्स हाइड्रोजन सल्फाइड। वो हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हमारे वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। तो जब रेन वाटर आता है तो उसके अंदर सॉल्यूशन बनाता है और वो दोबारा से हमारी एक्वेटिक और हमारी सोइल के अंदर एंटर कर जाता है, वहाँ से हमारे प्लांट्स में दोबारा से एंटर करता है, एंड दैट इज हाउ इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर फूड चेन एंड आवर इकोसिस्टम। सो दैट इज हाउ
आवर सल्फर बायो जियोकेमिकल साइकिल इज कंप्लीटेड। ठीक है, सल्फर बायो जियोकेमिकल साइकिल इज कंप्लीटेड। ठीक है, चलिए अगले साइकिल की तरफ आते हैं, जो है हमारा फॉस्फोरस साइकिल। इट इज द फॉस्फोरस साइकिल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्रो है, ये मैक्रो एलिमेंट है। मैक्रो एलिमेंट का मतलब क्या है? मैक्रो एलिमेंट का मतलब ये होता है कि दिस इज वेरी असेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, दिस इज वेरी असेंशियल फॉर ऑर्गेनिक लाइफ। हमारे प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, उनके लिए सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी एक सेडिमेंट्री साइकिल है। मतलब जो मेजरली जो फॉस्फोरस मिलता है आपको, वो आपको कहाँ मिलता है? रॉक्स में मिलता है, आपकी वाटर बॉडीज में मिलता है, आपकी सोइल में मिलता है। ठीक है, आपकी एयर के अंदर काफ़ी कम पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एक सेडिमेंट्री साइकिल है, सेडिमेंट्री साइकिल है। ठीक है, तो ये साइकिल किस किस के बीच में चलता है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, सेम थिंग, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लिथोस्फीयर मतलब जो लैंड वाला पार्ट होता है, हाइड्रोस्फीयर मतलब जो वाटर बॉडी वाला पार्ट होता है, बायोस्फीयर मतलब जहाँ पे जो लाइफ होती है, जो इनको जो है वो ओवरटेक करता है। जैसे ये हमारा लिथोस्फीयर हो गया, और ये हमारा हाइड्रोस्फीयर हो गया, और एक हमारा एटमॉस्फेयर भी होता है, एटमॉस्फेयर। तो ये बीच वाला पार्ट हमारा जो है बायोस्फीयर होता है। तो इनके यहाँ पे जो है हमारी जो फॉस्फोरस होती है वो ट्रैवल करती है इन तीनों के बीच में। दैट इज हाउ आवर फॉस्फोरस साइकिल टेक्स प्लेस। ठीक है, फॉस्फोरस मैंने आपको पहले ही बताया कि दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। ऐसा क्या है फॉस्फोरस में खास बात कि जो हमारे सर्वाइवल के लिए भी इतना ज़रूरी है? देखिए हमारी बॉडी में होता है डीएनए। ठीक है, आप बोलोगे सर सेल, सेल जो है वो हमारी बॉडी का बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जैसे हम लोग जब घर बनाते हैं तो हमारे घर में जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है, हमारे घर का क्या होता है? ब्रिक होता है ना, ब्रिक, ब्रिक। तो एक एक ब्रिक से जो है बिल्डिंग बनाई जाती है, एक एक ब्रिक से। ऐसे ही जब हमारी जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी होती है या प्लांट बॉडी होती है, उसका जो प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो होता है सेल। लेकिन आप बोलोगे क्या सर सेल सबसे छोटी यूनिट है? नो, सेल्स के अंदर जो है छोटे छोटे दूसरे जो है एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उसके भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं। ठीक है, सेल के जो है पाया जाता है सेंटर में जो है न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियस आप इसको बोलते हो। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं आपका डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम एंड ऑल दैट। ठीक है, तो यहां पे आपका पाया जाता है डीएनए, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, डीएनए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीएनए जो है हम जो जो जनरेशन टू जनरेशन इंफॉर्मेशन होती है वो कैरी करता है डीएनए। तो डीएनए इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आप लोग सेल को हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं, आप जो है डीएनए को भी बिल्डिंग ब्लॉक बोल सकते हो। और डीएनए किसका बना होता है? डीएनए के अंदर होता है फॉस्फोरस, डीएनए के अंदर होता है हमारा फॉस्फोरस। तो देखो फॉस्फोरस कितना इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस का बना हुआ है डीएनए, डीएनए से बनता के मिलके बनता है हमारा सेल, क्योंकि उसका पार्ट होता है, और सेल से मिलके बनता है हमारे ऑर्गन्स, और ऑर्गन से मिलके बनती है हमारी कंप्लीट बॉडी। समझ रहे हो इसकी इंपॉर्टेंस? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डीएनए और आरएनए जो है वो फॉस्फोरस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एटीपी क्या होता है? एटीपी, एटीपी। अब देखो हमारा जो सेल होता है हमारी बॉडी में, हमारे सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको काफ़ी सारे फंक्शन करने पड़ते हैं, तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी मिलती है एटीपी से, अडीनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अडीनो ट्राइफॉस्फेट। देखो इसके अंदर फॉस्फेट वर्ड है कि नहीं है? इसके अंदर फॉस्फेट वर्ड है, तो ये फॉस्फोरस का ही है। ठीक है, तो एटीपी, एटीपी से मिलती है आपको एनर्जी। तो पहले ये, ठीक है, एडीपी होता है, फिर ये आपका एटीपी बनाता है। तो एटीपी का आप ये कह सकते हो कि सर एटीपी इज अ पावर जनरेटर फॉर आवर सेल। अगर एटीपी नहीं होगा तो हमारे सेल को एनर्जी नहीं मिलेगा, सेल को एनर्जी मिलेगा तो आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगा। अब इसके अंदर भी जो है फॉस्फोरस है, फॉस्फेट है।
सो इसके लिए भी बहुत एसेंशियल है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये चीज़ देख रहे हैं कि यार ये तो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है इसका बिल्कुल जो प्राइमरी यूनिट होती है उसके अंदर फॉस्फेट होता है। तो दिस इज़ वेरी क्रूशियल, दिस इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। हमारा डीएनए, आरएनए, एटीपी के अंदर जो है वो फॉस्फेट होता है, तो इसलिए हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉस्फेट पाया कहाँ जाता है? फॉस्फेट या फॉस्फोरस ये पाया जाता है रॉक्स के अंदर, क्योंकि ये सेडिमेंट्री साइकिल है, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये पाया जाता है आपका रॉक्स के अंदर, ठीक है, रॉक्स के अंदर पाया जाता है। ओके, चलिए, रॉक्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। फॉस्फोरस को जो है एज अ फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं, एज अ फर्टिलाइजर भी जो है हम लोग अपने फील्ड्स में, अपने खेत में, अपनी क्रॉप्स वगैरह में इसका यूज करते हैं एज अ फर्टिलाइजर, ठीक है, एज अ फर्टिलाइजर। तो जैसे मान लो ये कोई रॉक है, ये कोई रॉक है, ठीक है, इट्स अ फॉस्फेट रॉक, यहाँ पे काफ़ी फॉस्फेट है, तो क्या होगा अब इसका भी वेदरिंग होगा, इरोजन होगा। वेदरिंग और इरोजन के थ्रू क्या होगा, ये फॉस्फेट जो है, फॉस्फोरस हमारा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, है ना, इरोजन, इसका इरोजन होगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और ये कहीं और चला जाएगा। तो इट कैन बी एडेड इनटू आवर लेक्स, रिवर बॉडी, है ना, आवर सोइल ऑल्सो, यहां पे ऐड हो जाएगा। और फॉस्फोरस भैया इट्स अ फर्टिलाइजर, फॉस्फेट जो होता है ये फर्टिलाइजर होता है। जो प्लांट्स की जब ग्रोथ नहीं होती है तो उसमें फॉस्फेट जो है डाला जाता है एज अ फर्टिलाइजर, और वो बहुत जल्दी जो है ग्रो करते हैं। जैसे यूरिया होता है वो नाइट्रोजन देता है, ऐसे ही हम लोग जो है फॉस्फेट भी डालते हैं। फॉस्फेट भी जो है प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल होता है, ठीक है। चलिए चलिए, अब इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होती हैं। तो सबसे पहले आपको पता है वो रॉक्स के अंदर मिलेगा, रॉक्स के अंदर मिलता है। अब रॉक्स की क्या होगी, वेदरिंग होगी। वेदरिंग क्या होता है, डीकम्पोजिशन और डिकेइंग और वीकनिंग ऑफ द रॉक्स, है ना। तो जब रॉक वीक होंगी तो वेदरिंग होगी। वेदरिंग के थ्रू क्या होता है, वो वाटर और विंड जो होती हैं उसको ट्रांसपोर्ट करके, इरोड करके वहाँ से ले जाती हैं, उसको वहाँ से ले जाती हैं। तो एक बार जब इसका वेदरिंग हो गया, विंड और रिवर इसको जो है अपने साथ लेके चली जाएगी, तो कहाँ ऐड करेगी उसको जाके, उसको जाके कहीं सोइल में ऐड करेगी, किसी वाटर बॉडी के अंदर ऐड करेगी। वहाँ से उसको कौन कंज्यूम करेगा, वहाँ से उसको प्लांट्स और एनिमल्स कंज्यूम करेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स उसको कंज्यूम करेंगे। सपोज ये फॉस्फोरस जो है किसी लेक में जाके ऐड हो गया, सपोज लेक में जाके ऐड हो गया। अब जब फॉस्फोरस जो है वो लेक के अंदर जाके ऐड हो जाएगा, अब तो वहाँ पे जो है अलगई की ग्रोथ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी, जितनी उसको रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, है ना। तो बहुत ज़्यादा जब अलगी की ग्रोथ हो जाती है उसको बोलते हैं अलगल ब्लूम। क्या बोलते हैं, ALGAL, अलगल ब्लूम, अलगई ब्लूम भी कह सकते हो। क्योंकि जब वाटर बॉडी में जो है फॉस्फोरस ऐड हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है अलगई की, ठीक है, उसे कहते हैं अलगल ब्लूम। ब्लूम मतलब वो उसने वहाँ पे धूम मचा दिया है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है। अब जब ज़्यादा अलगई हो जाएगी हमारे लेक के अंदर या पोंड के अंदर, तो क्या होगा, वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ भी ज़्यादा होगा, क्योंकि अलगई को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया आएंगे। जितना ज़्यादा अलगई होगा उतना ही ज़्यादा वो डाई डाउन होगा और उतना ही ज़्यादा वो डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन तो बैक्टीरिया के थ्रू होगा, तो जितना ज़्यादा वहाँ पे बैक्टीरिया होंगे वो ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, तो भैया अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी जो वाटर बॉडी होती है उसके अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगी। और ऑक्सीजन को कौन यूज़ करता है, ऑक्सीजन को करता है यूज़ फिश। जब वाटर के अंदर ऑक्सीजन ही कम हो गया तो फिश विल गेट सफोकेटेड, उनको सफोकेशन हो जाएगा एंड देन फिश विल डाई, ठीक है। आप इस क्रोनोलॉजी को समझो। क्रोनोलॉजी क्या कह रहा है, क्रोनोलॉजी ये कह रहा है पहले कोई रॉक था। क्रोनोलॉजी क्या कह रही है, क्रोनोलॉजी ये कह रही है कि रॉक थी कोई, देयर वाज अ रॉक, रॉक से क्या हुआ, वेदरिंग हुआ, इरोजन हुआ, और यहां से सल्फर जो आके जो है हमारी लेक के अंदर जो है वो चला गया, लेक या पॉन्ड। अब जब लेक या पॉन्ड के अंदर जो है
अब आपको पता है कि जो ये फॉस्फेट वहाँ पे जाके मिलेगा तो इट विल एक्ट लाइक अ फर्टिलाइजर, तो वहाँ पे जो अलगई ग्रोथ हो जाएगी बहुत ज़्यादा, अलगई ग्रोथ होगी। तो जब अलगई ग्रोथ होगी और जब ये अलगई जो है वो डाई डाउन होगा, व्हेन इट विल डाई, तो व्हाट विल हैपन, इसका डीकम्पोजिशन होगा। जितना ज़्यादा अलगई उतना ही ज़्यादा डीकम्पोजिशन। और डीकम्पोजिशन कौन करेगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या यूज करता है डीकम्पोजिशन के लिए, ऑक्सीजन, है ना। जितना ज़्यादा अलगई उतना ज़्यादा बैक्टीरिया, जितना ज़्यादा बैक्टीरिया उतना ही ज़्यादा यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। तो ये इसका मतलब वहाँ पे लेक में जो है ऑक्सीजन कम हो जाएगी। ऑक्सीजन को कौन यूज़ करता है, ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं फिश। अब फिश के लिए तो ऑक्सीजन बचा ही नहीं, तो फिश बेचारी जो है सफोकेट हो जाती हैं, दे विल बी सफोकेटेड एंड दे विल अल्टीमेटली डाई, दे विल अल्टीमेटली डाई। ठीक है, तो ये जो अलगी ब्लूम होता है, अलगी की जो ग्रोथ होती है, इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। क्या बोलते हैं, इसके लिए एक टर्म होती है यूट्रोफिकेशन। ठीक है, ये टॉपिक कभी आएगा, बाद में कराऊंगा यूट्रोफिकेशन क्या होता है। ठीक है, आगे फ्यूचर का टॉपिक है, बट अभी थोड़ा सा समझ लो आप यूट्रोफिकेशन क्या होता है। जब हमारी वाटर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर ऐड हो जाते हैं तब अलगई वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगता है, उसे बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन, ठीक है। अब वेदरिंग के बाद क्या हुआ, वाटर प्लांट्स और एनिमल ने उसको कंज्यूम किया, बट अल्टीमेटली दे विल ऑल्सो डाई। तो वो जब मरेंगी तो उनका डिकम्पोजिशन होगा और ये जो फॉस्फोरस था वो दोबारा से हमारे इकोसिस्टम के अंदर एंटर कर जाएगा। देखा जाए तो सिंपल सिंपल सी प्रोसेस है। रॉक्स हैं, वेदरिंग हुआ, इरोजन हुआ, वाटर बॉडी के अंदर ऐड हो गया, या हमारी सोइल के अंदर ऐड हो गया। सोइल से उसने किसने कंज्यूम किया, प्लांट्स ने कंज्यूम किया, प्लांट्स ने कंज्यूम किया। अब वो प्लांट्स जो हैं उनको कौन कंज्यूम करेगा, हर्बीवोर्स कंज्यूम करेंगे। हर्बीवोर जब डाई डाउन होंगे, प्लांट जब डाई डाउन होंगे, तो दोबारा से वो फॉस्फोरस कहाँ पे ऐड हो जाएगा, दोबारा से हमारे इकोसिस्टम के अंदर ऐड हो जाएगा, वहां से सोइल में ऐड हो जाएगा, है ना। तो पूरा साइकिल इस तरह से चल रहा है। तो इट वुड बी अ कंप्लीट साइकिल। ठीक है, इट वुड बी अ कंप्लीट साइकिल। रॉक्स, यहां पे लिख लो वेदरिंग, वेदरिंग हुआ, इरोजन हुआ, कहां चला गया, वाटर बॉडी या फिर सोइल, यहां से कहां जाएगा, इट विल बी कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो प्लांट्स विल डाई, डीकंपोजिशन होगा, और जब इनका डीकंपोजिशन होगा ये दोबारा से हमारी सोइल के अंदर चला जाएगा और फिर से इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ अ रॉक और अ पार्ट ऑफ सोइल, पार्ट ऑफ वाटर बॉडी। ठीक है, और ये पूरे का पूरा साइकिल इस तरह से कंप्लीट आपका हो जाता है। ठीक है, दिस इज आवर फॉस्फोरस साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, तो हमारा जो सेडिमेंट्री साइकिल थे, सेडिमेंट्री साइकिल थे उसमें हम लोग सिर्फ दो ही साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक हमारा सल्फर साइकिल, एक हमारा फॉस्फोरस साइकिल। अभी जो नेक्स्ट साइकिल आने वाला है दैट वुड बी आवर गैसियस साइकिल। तो ये पूरे का पूरा खेल जो है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ही हो रहा है, पूरे का पूरा खेल जो है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ही होगा। तो गैसियस साइकिल में सबसे पहले पढ़ेंगे हम कार्बन साइकिल। बहुत सीधा सा साइकिल है, बहुत सिंपल सा साइकिल है, ज़्यादा दिमाग पे जोर डालना नहीं है। अल्टीमेटली वही होता है जो उन दोनों में हुआ, उनका कोई सोर्स होता है, सोर्स के बाद जो है वो कहीं और ट्रांसफ़र होते हैं, वो ट्रांसफ़र होने के बाद वो दोबारा सोर्स में आ जाते हैं। तो इट्स अ लाइक अ लूप, इट्स लाइक अ लूप एंड लूप इज ऑल्सो कॉल्ड साइकिल। ठीक है, तो कार्बन, कार्बन जितनी भी ऑर्गेनिक बॉडी होती हैं, जो लिविंग बॉडीज होती हैं, उनके अंदर कार्बन होता है। तो कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है पहले तो ये देखने की जरूरत है। ठीक है, लिविंग जो बॉडी होती है और डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अंदर पाया जाता है कार्बन। ठीक है, जो जैसे मैं हूं, आप हो, जो आपके आसपास आपको प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, सब के अंदर कार्बन होता है। ठीक है, कार्बन होता है। इन्हें बोलते हैं कार्बन सिंक, यानी कि कार्बन कहाँ कहाँ पे अभी स्टोर है, स्टोर।
ठीक है। गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड है ही, तो वहां पे भी कार्बन है। आपकी बॉडी के अंदर भी कार्बन है, मेरी बॉडी के अंदर कार्बन है, किसी प्लांट के अंदर भी कार्बन है ना। ऑर्गेनिक मैटर इन सोइल, हमारी सोइल के अंदर भी कार्बन है, वहां पे जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, छोटी ग्रास होती है वहां पे, या कोई छोटे छोटे वर्म्स होते हैं, है ना, बैक्टीरियाज होते हैं, दे ऑल्सो कैरी कार्बन, तो वहां पे भी कार्बन। फॉसिल फ्यूल एंड सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स, जैसे आपका कोल हो गया, है ना, क्रूड ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल, इनके अंदर भी कार्बन है। और ओशन के अंदर भी कार्बन है, ओशन, क्योंकि कार्बन जो है वो ओशन वाटर के अंदर डिजोल्व है, तो दैट ऑल्सो कैरीज कार्बन। और कुछ कार्बन जो है वो ओशन बॉटम में जाके भी स्टोर हो गई है इन द सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो इतने सारे सोर्स हैं हमारे पास कार्बन के, तो ये क्या करते हैं, दे स्टोर, दे प्रिजर्व द कार्बन। और आजकल हमें इन्हीं चीजों की तो जरूरत है। वाई? बिकॉज कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स अ ग्रीन हाउस गैस, इट्स अ ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, it is responsible for the global warming, and global warming is a global concern. Why? Because of global warming we are experiencing extreme weather phenomena. क्लाइमेट चेंज इसको बोलते हैं आप लोग, क्लाइमेट चेंज। पहले हम लोग ग्लोबल वार्मिंग यूज करते थे, आजकल हम लोग क्लाइमेट चेंज यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग? एक्चुअली ये फिनोमिना तो एक ही है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग जो है इट इज लिटिल बिट मिसलीडिंग, आई मस्ट से। ग्लोबल वार्मिंग से एक ऐसा इंडिकेशन होता है कि ग्लोब जो है वो वार्म हो रहा है, मगर टेम्परेचर राइज हो रहा है ना। लेकिन कई जगह पे ऐसा देखा गया है कि जहां पे पहले ठंड पड़ती थी वहां पे और ज्यादा ठंड पड़ने लगी है। विंटर्स आर गेटिंग मोर सीवियर, तो जहां पे विंटर ज्यादा सीवियर हो गई है वहां पे लोग बोलते हैं अरे वार्मिंग कहाँ है, यहां तो ठंड बढ़ती जा रही है। तो दिस टर्म इज लिटिल बिट मिसलीडिंग। तो नाउ वी डोंट यूज द वर्ड ग्लोबल वार्मिंग एज सच, वी यूज द वर्ड क्लाइमेट चेंज। अब ये हम ये नहीं बोलते हैं कि अर्थ जो है वार्म हो रही है, अब हम ये बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। वार्म तो हो रही है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट ये है कि अभी अभी हम लोगों को एक्सट्रीम जो है इवेंट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि समर्स आर गेटिंग वार्मर एंड विंटर्स आर गेटिंग कोल्डर। उसे बोलते हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। साइक्लोन्स आर गेटिंग मोर सीवियर नाउ एज दे वर लाइक इन द लाइक फ्यू डिकेड्स अगो, ठीक है। So that is the meaning of climate change, that climate is changing and the climatic phenomena are also getting more severe and severe year by year. साइक्लोन्स की जो है इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, विंटर जो है और ज़्यादा ठंडी होती जा रही है, समर जो है और ज़्यादा गर्म होती जा रही हैं, हीट वेव्स पहले से ज़्यादा चल रही हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गए हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ग्लोबल वार्मिंग इज लिटिल बिट मिसलीडिंग, लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, सो दैट इज़ वाई वी यूज़ द टर्म क्लाइमेट चेंज नाउ। और उसके लिए जो गैस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। स्टोर करने का मतलब नाउ वी नीड टू क्रिएट मोर सिंक्स, वी नीड टू क्रिएट मोर रेजर्वोयर्स जहां पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर सकें। तो ये वो सारी जगह हैं जो आप पे हमारी कार्बन जो है वो स्टोर होती है। तो अगर हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ना है तो हमें अपने कार्बन सिंक्स को और ज्यादा स्ट्रोंग करना होगा, यानी कि वी नीड टू स्टोर मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन दीज कार्बन सिंक्स। तो वी नीड टू हैव मोर फॉरेस्ट्स, ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होने की जरूरत है, फॉरेस्ट कवर बढ़ाने की जरूरत है, राइट। सो इसीलिए एवरीबॉडी इज सेइंग कि पेड़ लगाओ ताकि कार्बन को जो है स्टोर किया जा सके। तो कार्बन हमारे हाइड्रोस्फीयर यानी कि हमारे वाटर बॉडीज, हमारे एटमोस्फियर, ठीक है, गैसेस, एंड हमारे लिथोस्फीयर यानी कि हमारा लैंड, क्रस्ट वगैरह, रॉक्स, इनके बीच में जो है ट्रांसफर होती रहती है। इसको ही बोलते हैं कार्बन साइकिल। बहुत सा सिंपल सा साइकिल है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं करने लायक, बट फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है।
इस साइकिल के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? फोटोसिंथेसिस, सबसे पहला जो स्टेप है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर होती है, ये एटमॉस्फेयर से हमारे सोइल के अंदर कैसे पहुंचती है? डेफिनेटली थ्रू प्लांट्स। वाई? बिकॉज ग्रीन प्लांट्स यूज एटमॉस्फेरिक CO2 टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? वो वाटर लेते हैं सोइल से, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं सोइल से, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे प्रोड्यूस देयर फूड। और उसका आउटकम क्या होता है? उसका बाई प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो जो CO2 को लोग कंज्यूम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा CO2 को तो यूज़ कर लेते हैं अपने मेटाबॉलिज्म में, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा जो कार्बन जो होता है उसको वो अपने ब्रांचेस वगैरह में, अपने जो ट्रंक है उसमें स्टोर करके रखते हैं। तो वो जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो ट्रीज़ ने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया है एटमॉस्फेयर में, उसको वो जो है स्टोर करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। और बाद में जो वो ट्री होता है, जो वो वुड होती है, उसका जब कोल बनता है, कोल, तो वो कोल के अंदर वो कार्बन स्टोर रहता है। तो जब हम उस कोल को जो है बर्न करते हैं हमारे थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह में, ठीक है, तो वो जो कोल पहले स्टोर हुआ था उस प्लांट के अंदर, वो अभी दोबारा से रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। इसीलिए बोलते हैं कि जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है CO2 रिलीज करते हैं। कोल के अंदर जो है वो कार्बन आया कहाँ से? कोल के अंदर भैया कोल बनता किससे है? प्लांट से ही बनता है, प्लांट से ही बनता है। तो प्लांट के अंदर कार्बन कहाँ से आया? जो उसने अब्जॉर्व किया था। तो जो एटमॉस्फेयर से उसने अब्जॉर्व किया था प्रीवियसली मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, हम लोगों ने क्या किया? कोल को जब हम लोग बर्न करते हैं उसको दोबारा से रिलीज कर देते हैं। तो जो मिलियंस ऑफ ईयर से स्टोर था, हमने क्या किया? उसके गेट ओपन कर दिए कि अभी तुम जाओ एटमॉस्फेयर में और अपना मैजिक दिखाओ। वो तो अपना मैजिक दिखाएगा ही, तो क्लाइमेट चेंज तो होगा, राइट। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो पहला स्टेप आता है इसके अंदर, फोटोसिंथेसिस। दूसरा है, अब फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होता है रादर देन इंक्रीज। फिर आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है जहां पे CO2 रिलीज होता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है जहां पे CO2 एब्जॉर्ब होता है। तो रेस्पिरेशन, कार्बन रिलीज्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जैसे सांस लेना, मैं सांस ले रहा हूं, आप भी सांस ले रहे हो, राइट। हम लोग क्या रिलीज कर रहे हैं? हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। उसके अलावा जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मटेरियल जब वो मर जाता है, उसका डिकम्पोजिशन होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है, उसके ब्रेकडाउन से भी जो है CO2 रिलीज होता है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज ऑल्सो एन सोर्स ऑफ द रिलीज ऑफ CO2, ठीक है। पार्शली डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर बिकम्स पार्ट ऑफ द सोइल कार्बन स्टोरेज पूल। देखिए जितना यूज किया उतना हो गया, लेकिन जो यूज नहीं होगा वो तो स्टोर रहेगा ना। हमारी सोइल के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जितना कार्बन जो है वो प्लांट ने यूज कर लिया, वो तो यूज कर लिया, लेकिन जो यूज नहीं कर पाया वो उसको स्टोर कर देगा, हमारी सोइल के अंदर जो है उसको स्टोर कर देगा। तो इट विल एक्ट लाइक अ स्टोरेज पूल। दैट इज वाई वी से कि यू नीड टू प्लांट मोर ट्रीज सो दैट दे कैन स्टोर मोर एंड मोर कार्बन, मोर एंड मोर कार्बन, ठीक है, मोर एंड मोर कार्बन, ठीक है। चलिए, रेस्पिरेशन का ही एक और आगे पार्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स इनटू द वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर में एंटर करता है, ठीक है, क्योंकि एक तो ये वाटर के अंदर वैसे ही सोल्यूबल होता है, तो हमारा जो ओशन वाटर होता है उसके अंदर सोल्यूबल हो जाता है, ये हमारे वाटर की एसिडिसिटी भी बढ़ाता है, ठीक है। तो या तो देखो वाटर में पहुंचने के बाद इसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो आराम से अपनी नॉर्मल स्टेज में पड़ा रहे, दूसरा ये होता है कि जो वाटर के अंदर सोल्ट वगैरह होते हैं ये उनके साथ रिएक्ट करके जो है कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, या फिर बाइकार्बोनेट बनाता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, है ना, मैग्नीशियम कार्बोनेट
MgCO3, इसके अंदर भी तो कार्बन होता है, ये सी मतलब कार्बन, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और ये होते हैं हमारे कार्बोनिक एसिड्स, दे आर आवर एसिड्स, एसिड बनाता है। क्योंकि देखो जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतना ही ज़्यादा कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बनेगा, और क्योंकि एसिड होते हैं इसलिए उतना ही ज़्यादा हमारा वाटर जो है एसिडिक होगा। और ये जो एसिडिक वाटर होता है, दिस इज़ वेरी डेट्रीमेंटल फॉर द मरीन लाइफ। जो हमारे कोरल्स होते हैं उनके लिए बहुत डेंजरस होता है। तो मोर कार्बन विल लीड टू मोर बाइकार्बोनेट, इट मीन्स मोर एसिडिसिटी। मोर एसिडिसिटी मतलब डेट्रीमेंटल टू आवर मरीन लाइफ। तो भैया जो हम थर्मल एमिशन के थ्रू या ट्रैफिक के थ्रू फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं, जो हम CO2 के एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, दिस इज डेट्रीमेंटल नॉट ओनली फॉर अस but also for the marine life. Why? Because ultimately it increases the acidicity of the water. ठीक है, तो हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम, वाटर के अंदर कैल्शियम भी होता है ना, कैल्शियम, तो ये रिएक्शन करके क्या बनाता है, जो वाटर के अंदर जो सोल्यूबल होता है वो बनाता है कैल्शियम। वाटर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है सोल्यूबल होती है, उसके साथ रिएक्शन करके बनाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हमारी हड्डियों में होता है, हमारे टीथ में होता है, ठीक है, टीथ में होता है, और हमारे कोरल्स का होता है, कोरल्स जो हमारे कोरल रीफ होते हैं, तो ये उनका बाहर वाला जो है कवर बनाता है। कोरल एक सेपरेट टॉपिक है, उसको हम करेंगे। कोरल क्या है? कोरल पोलिप जो है एक एनिमल होता है, कोरल पोलिप, मेजरली ये आपका ट्रॉपिकल एरिया में मिलता है। कोरल पोलिप एक बेचारा बिल्कुल फ्रजाइल से एनिमल होता है, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक होता है, तो ये बहुत ही फ्रजाइल होता है, इट कैन नॉट सर्वाइव इट्स ओन। तो ये क्या करता है, जो हमारे ओशियन वाटर के अंदर जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये क्या करता है, उसका यूज करके अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, जिसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का प्रोटेक्टिव शेल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आवर कोरल। तो ये प्रोटेक्टिव शेल बनाता है। अब ये जो पोलिप है, ये तो बेचारा अजरअमर तो नहीं है, वन डे इट विल डाई। तो व्हेन दिस डाई, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का कवर होता है ये वहीं पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लॉट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिपॉजिटेड ऑन द बॉटम ऑफ द ओशियन। तो कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर भी तो कार्बन है, तो इट विल एक्ट लाइक अ रिजर्वोयर और द स्टोरेज ऑफ द कार्बन। तो हमारे जो कोरल रीफ होते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्बन स्टोरेज, ठीक है। तो देखिए कितने सारे नुकसान भी हैं, कितने सारे फायदे भी हैं। कोई बोले क्या कार्बन सिर्फ और सिर्फ नुकसान करता है? नो भैया, कार्बन नहीं होता तो हम जिंदा नहीं होते, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ऑर्गेनिक बॉडीज होती हैं, इनके अंदर जो है कार्बन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे DNA के अंदर, हमारे RNA के अंदर जो है वो कार्बन होता है, ठीक है। हमारे प्लांट्स के अंदर कार्बन होता है, अगर कार्बन ना होता तो प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? प्रॉब्लम जब शुरू होती है जब हम मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से कार्बन ज्यादा एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज करते हैं। प्रॉब्लम स्टार्ट्स देन, otherwise carbon and carbon dioxide is very essential to us. It's a greenhouse gas and life on the earth is possible only because of the greenhouse gases. But problem starts when humans starts releasing carbon dioxide in the atmosphere which is not required. तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो दैट इज आवर कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल, ठीक है। जितने भी कार्बन सिंक हैं हमारे, वो हमने देख लिया। रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है, ये कार्बन जो है वो रिलीज हो जाती है, हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, या फिर हमारा डीके होता है उसके थ्रू भी, या फिर हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं उसके थ्रू भी ये कार्बन जो है एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। कार्बन जब एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है तो ये दोबारा से प्लांट्स जो है इनको जो है अब्जॉर्ब कर लेते हैं, या फिर ये वाटर बॉडी में चली जाती है, तो वहाँ से दोबारा से स्टोरेज हो जाती है। स्टोरेज होने के बाद हम इसको दोबारा से रिलीज करते हैं, तो साइकिल जो है वो कंप्लीटली चलता रहता है, ठीक है। दैट इज हाउ आवर कार्बन साइकिल टेक्स प्लेस, राइट। चलिए
एक एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको कार्बन और कार्बन साइकिल के बारे में। देखिए, आपको पता है कि वाटर के अंदर जो है कार्बन सोल्यूबल होती है, तो जब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और इवेपोरेशन होता है, ठीक है, वाटर के अंदर जो है वो कार्बन जो है वो सोल्यूबल है। लेकिन जब ये इसका टेम्परेचर हाई होता है, जब टेम्परेचर इसका राइज होता है, तो क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन। और जब इवेपोरेशन होता है तो इसके थ्रू भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। तो जहां पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहां पे CO2 जो है वो रिलीज होता है। इतना हमें पता होना चाहिए, इतना हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रॉपिकल एरियाज में क्या होगा, ट्रॉपिकल एरियाज में जो है CO2 जो है रिलीज होता है। तो ट्रॉपिकल एरिया क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो ट्रॉपिकल एरिया में CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है तो इवेपोरेशन भी ज्यादा है ट्रॉपिकल एरियाज में। ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला जो एरिया होता है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वाटर का इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो CO2 ज़्यादा रिलीज होगी। एज कंपेयर टू दिस पोलर रीजन में क्या होगा, वाई, देखो पोलर रीजन में because temperature is less there would be less evaporation, because there is less evaporation तो CO2 will not get entry into the atmosphere, rather than CO2 will be dissolved in water and it will enter into the oceanic water। तो पोल में जो है, पोलर एरिया में बिकॉज टेम्परेचर कम होता है तो CO2 हमारा ओशन पूल के अंदर यानी कि ओशन वाटर के अंदर रहती है, लेकिन ट्रॉपिकल एरिया में जो है वो रिलीज हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो कार्बोनिक एसिड ज्यादा कहां पे बनेगा, कार्बोनिक एसिड ज्यादा तो वहीं पे बनेगा जहां पे ज्यादा CO2 होगा। ज्यादा CO2 कहां पे है, पोल्स पे है ना। तो कार्बोनिक एसिड जो है वो पोल की तरफ जो है ज्यादा होता है, पोल्स की तरफ ज्यादा। वाई, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड इन द पोलर रीजन इन हायर अमाउंट, ठीक है, हायर अमाउंट। सो दैट इज ऑल अबाउट आवर कार्बन साइकिल। नेक्स्ट हम लोग करेंगे नाइट्रोजन साइकिल, नेक्स्ट हम लोग करेंगे नाइट्रोजन साइकिल।